तो क्या भारत दुनिया की अगली सुपर पावर बनने जा रहा है? ये एक सवाल है जो आजकल हर जगह सुनाई देता है और आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प पड़ताल। चलिए थोड़ा सा इतिहास में झांकते हैं। जानते हैं, एक जमाना था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। और ये कोई कहने की बात नहीं थी। सोचिए, पूरी दुनिया की जीडीपी का 1/4 मतलब 25% से भी ज्यादा अकेले भारत का होता था। ये उस दौर में भारत की आर्थिक ताकत का जीता जागता सबूत था। तो फिर सवाल यही उठता है कि इतने सालों के उतार चढ़ाव के बाद क्या आज का भारत, 21वीं सदी का भारत, अपना वो खोया हुआ गौरव वापस पा सकता है? चलिए मिलकर देखते हैं कि वो कौन सी वजह हैं जो इस उम्मीद को सच बनाती दिख रही हैं। तो ठीक है, ये सुपर पावर बनने का सफर दिखता कैसा है, इसे समझने के लिए हम इसे 3 बड़े हिस्सों में बांट कर देखेंगे। पहला, भारत की इकोनॉमी, दूसरा उसकी डिफेंस और डिप्लोमेसी की ताकत, और तीसरा जो शायद सबसे जरूरी है वो है यहाँ की टेक्नोलॉजी और यूथ पावर। अच्छा, किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? उसकी इकोनॉमी, है ना? यही वो नींव है जिस पर सुपर पावर की पूरी इमारत खड़ी होती है। तो चलिए सबसे पहले भारत की इकोनॉमिक स्टोरी को ही समझते हैं। जरा इस बदलाव को देखिए, ये वाकई कमाल का है। बस एक दशक पहले की बात है, भारत को दुनिया की 5 सबसे नाजुक अर्थव्यवस्थाओं मतलब फ्रेजाइल 5 में गिना जाता था। और आज हम 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे छोड़कर। और ये तो बस शुरुआत है। अनुमान तो ये है कि 2027 तक हम जापान और जर्मनी से भी आगे निकल जाएंगे। और मंजिल तो इससे भी कहीं बड़ी है। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भारत के सुपर पावर बनने के इरादे का एक बड़ा ऐलान है। अब सवाल यह है कि ये रफ्तार आई कहां से? देखिए, इसके पीछे कई बड़े फैसले हैं। जैसे मेक इन इंडिया ने मैन्युफैक्चरिंग को जबरदस्त बूस्ट दिया। जीएसटी ने पूरे देश को एक मार्केट बना दिया जिससे बिजनेस करना आसान हो गया। नतीजा, आज एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनियां भारत को अपना मैन्युफैक्चरिंग हब बना रही हैं। और हाँ, डिजिटल पेमेंट्स की तो बात ही अलग है। उसमें तो भारत ने दुनिया को एक नई राह दिखाई है। यूपीआई को ही ले लीजिए, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। ये सिर्फ एक पेमेंट सिस्टम नहीं है, बल्कि भारत की इनोवेशन पावर का सिंबल है। और इसकी सफलता इतनी बड़ी है कि आज फ्रांस, सिंगापुर, यूएई जैसे देश भी इसे अपना रहे हैं। तो ये तो हुई इकोनॉमी की बात। अब आते हैं ताकत के दूसरे पिलर पर, यानी डिफेंस और डिप्लोमेसी। क्योंकि एक सुपर पावर बनने के लिए सिर्फ पैसा ही नहीं, बल्कि सैन्य ताकत और दुनिया में दबदबा भी चाहिए। ये जो बदलाव है ना, ये अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। सोचिए, एक वक्त था जब भारत दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदता था, मतलब इंपोर्ट करता था। और आज हम हथियार बेचने वालों की लिस्ट में शामिल हो रहे हैं। ये आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक बहुत बड़ा, बहुत ही मजबूत कदम है। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं। जब हम ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की बात करते हैं, या फिर अपने स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस की, या फिर पूरी तरह भारत में बने एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत की, तो ये सब भारत की बढ़ती मिलिट्री और इंजीनियरिंग पावर के ठोस सबूत हैं। और अब तो हम इन्हें फिलीपींस और आर्मेनिया जैसे देशों को बेच भी रहे हैं। अब डिप्लोमेसी की बात करें तो भारत एक बहुत ही दिलचस्प पॉलिसी पे चलता है, जिसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। अब इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में कहें तो हम अपने दोस्त खुद चुनेंगे और अपने फैसले भी खुद लेंगे। किसी के दबाव में नहीं आएंगे, फिर चाहे वो अमेरिका हो या रूस। हमारे लिए देश का हित सबसे पहले है। इसका सबसे ताजा और सबसे शानदार उदाहरण था 2023 का G20 समिट। जब पूरी दुनिया बटी हुई थी, तब भारत ने सबको एक मेज पर लाकर खड़ा कर दिया। और इतना ही नहीं, अफ्रीकन यूनियन को G20 में परमानेंट सीट दिलवाकर भारत ने यह भी दिखा दिया कि वो ग्लोबल साउथ मतलब विकासशील देशों की एक मजबूत आवाज है। चलिए अब बात करते हैं भारत के सबसे बड़े एक्स फैक्टर की। वो 2 ताकतें जो आने वाले कल को आकार देंगी, और वो हैं साइंस और यहाँ की यूथ पावर। ये भारत का 21वीं सदी का असली तुरुप का इक्का है। चंद्रयान 3 की कामयाबी को देखिए। एक तरफ रूस जैसी स्पेस पावर का लूना 25 मिशन फेल हो गया, वहीं दूसरी तरफ भारत ने, वो भी बेहद कम बजट में, इतिहास रच दिया। ये पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज था कि भारत की इंजीनियरिंग कितनी किफायती और कितनी सटीक है। और वो तारीख थी 23 अगस्त 2023। ये तारीख अब इतिहास का हिस्सा है। भारत दुनिया का पहला देश बन गया जो चांद के साउथ पोल पर उतरा। ये सिर्फ एक स्पेस मिशन की कामयाबी नहीं थी, ये दुनिया को भारत की बढ़ती हुई वैज्ञानिक शक्ति का एक सीधा साफ संदेश था।
और अब बात करते हैं भारत की सबसे सबसे बड़ी ताकत की। जरा इस चार्ट को देखिए। एक तरफ जहां चीन और जापान जैसे देश बूढ़े हो रहे हैं, वहीं भारत दुनिया का सबसे जवान देश है। यहां की औसत उम्र सिर्फ 28 साल है। इसी को कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, और ये वो इंजन है जो आने वाले कई दशकों तक भारत की ग्रोथ को रफ्तार देगा। और ये यूथ पावर सिर्फ गिनती में नहीं, क्वालिटी में भी है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनीज को कौन चला रहा है? भारतीय मूल के CEO। और अपने देश में देखिए, आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जहां 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है ना? लेकिन एक मिनट, हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा। सुपर पावर बनने का ये रास्ता फूलों भरा नहीं है। इसमें कई बड़ी चुनौतियां भी हैं जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। देखिए, हमारी पर कैपिटा इनकम अभी भी काफी कम है। बेरोजगारी एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसे जरूरी सेक्टर में हमें अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। और इनके अलावा पड़ोसियों से बॉर्डर विवाद और क्लाइमेट चेंज जैसे बाहरी खतरे भी हमारे सामने हैं। लेकिन इन सब चुनौतियों के बावजूद भारत के पास एक ऐसा यूनिक एडवांटेज है जो दुनिया में किसी और के पास नहीं है, और वो है 3D। डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र, डेमोग्राफी यानी हमारी युवा आबादी, और डिमांड यानी एक बहुत बड़ा और बढ़ता हुआ बाजार। ये तीनों मिलकर भारत को एक ऐसी मजबूत नींव देते हैं जो बेमिसाल है। कहते हैं हाथी धीरे चलता है, लेकिन जब वो चलता है तो धरती हिलती है। ये कहावत आज के भारत पर बिल्कुल सटीक बैठती है। भारत रूपी ये हाथी अब अपनी नींद से जाग चुका है, और जब ये चल रहा है तो पूरी दुनिया इसकी धमक महसूस कर रही है। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि सवाल अब ये नहीं है कि क्या भारत एक सुपर पावर बनेगा। असली सवाल तो ये है कि कब बनेगा। और ये सफर और आने वाले सालों में दुनिया का भारत को देखने का नजरिया, ये शायद हमारे समय का सबसे दिलचस्प चैप्टर होने वाला है।